ओके बेटा, तो क्या होता है कि हमने किया था कि रिफॉर्म्स हो रहे थे एंड एवरीवन वाज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि हम कोई ना कोई रिफॉर्म करें, और वो भी रहे थे। लेकिन स्टिल जो कई विमेन थी जो रिफॉर्म में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी, देवर हेजिटेंट। आज भी ऐसा ही होता है। काफ़ी औरतें हैं, काफ़ी लोग हैं जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं उनको प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हेजिटेट करते हैं, क्योंकि समाज उनके साथ नहीं होता है। जो कंजर्वेटिव सोच वाले थे, दे आर स्टिल अगेंस्ट इट। तो इसलिए काफ़ी कम ही औरतें थी जो आगे निकल कर आ सकी। आपको यहाँ पर दो चीज़ें याद रखनी है जो विमेन रिफॉर्म में काम करते थे। फिर से आ जाते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हमने किया था कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर विडो रीमैरिज के फेवर में थे। ठीक है, तो 1856 में वी डिड दिस। 1856 में विडो रीमैरिज परमिट कर दी गई, क्योंकि ब्रिटिश भी हमारा जो कल्चरल पार्ट में से जो भी प्रथाएं थी, चाहे वो बेशक कुप्रथा हो, लेकिन उनको मतलब था कि इनके कल्चर को डिस्ट्रॉय करना है। तो आपको एक तो ये याद रखना है 1856 इसमें किसका रोल था? आईसीवी का। इसके अलावा सती बैन हुई थी 1829 में। ठीक है, उसमें किसका रोल था? आर राजा राम मोहन रॉय का। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस। ओके, पहले 1829 में सती बैन हुई और किसका रोल था? आर। देन 1856 में विडो रीमैरिज परमिट की गई, उसमें किसका ज्यादा रोल था? आईसीवी का। ओके, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हालांकि ये एक ही प्लेटफॉर्म पर काम करते थे, उन्हीं के आइडिया से इंस्पायर्ड थे। अब क्या होता है कि मेनी ऑफ द रिफॉर्मर्स, उनको लगा कि अगर रिफॉर्म लेके आना है तो बच्चियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, वरना तो भाई साहब काम चलेगा ही नहीं। ठीक है, एजुकेशन इज़ द की टू रिफॉर्म। अगर कहीं पर भी रिफॉर्म करना है तो वहाँ के लोगों को अच्छी सी एजुकेशन दे दो, रिफॉर्म अपने आप आ जाएगा। तो अगर अब यही सेम सिचुएशन आज के टाइम पर भी है कि अगर आपको समाज में रिफॉर्म करना है तो एजुकेशन के ऊपर काम करो। इधर उधर की 100 बातों पर सरकार वोट मांगती है, या जो भी है, लोग किसी भी चीज पर वोट। हमें क्या मांगना है? हमें मांगनी है एजुकेशन। एजुकेशन से ही रिफॉर्म आ पाएगा। ओके, विद्यासागर ने कलकत्ता में स्कूल शुरू किया, और भी रिफॉर्मर्स उनके साथ मिले और गर्ल्स के लिए स्कूल शुरू किया। लेकिन जब शुरुआत हुई स्कूल्स की मिड 19th सेंचुरी, अब ये मैंने आपको पहले भी बताया था, 19th सेंचुरी मतलब क्या? एक पीछे चले जाओ। फिलहाल क्या चल रहा है? 21st सेंचुरी। लेकिन साल कैसे गिनते हैं हम? 2024 लाइक दिस। तो इसका मतलब एक पीछे चले जाना है। तो यहां पर आपको ये पढ़ना आना जरूरी है कि 19th सेंचुरी का मतलब क्या है? 1800s की लाइन में कोई साल रहा होगा। मिड मतलब कि पूरी सेंचुरी 100 साल में 1850s के आसपास। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर स्कूल्स तो खुलना शुरू हो गए, लेकिन बहुत लोग अभी भी डरे हुए थे, झिझक रहे थे कि हमें हमें अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं। उनको लगता था ये हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर, पहली बात, अगर लड़कियों को हमने एजुकेट किया तो वो बिगड़ जाएंगी, वो ज़्यादा मॉडर्न हो जाएगी, अपनी डोमेस्टिक ड्यूटीज़, घर का काम नहीं करेंगी। कुछ जब उनको घर से स्कूल तक जाना होता था तो पब्लिक प्लेसेस में से होकर गुजरना होता था, एंड लोगों को क्या लगता था कि वहां से रास्ते से जाएंगे तो लोग बुरी नजर रखेंगे। तो इस तरह की मानसिकता थी, तो ये इसलिए भी हेजिटेट थे। और फिर उनको लगा, वही मैंने आपको बता दिया कि करप्टिंग इन्फ्लुएंस होगा, लड़कियां बिगड़ जाएंगी, बहुत ज्यादा सोचने लगेंगी, बहुत ज्यादा रिफॉर्म मांगेंगी। ठीक है, रिवोल्ट करने लगेंगी, राइट्स मांगेंगी, तो इसलिए पढ़ाना ही बंद करो। कई लोग हेजिटेंट थे। उनको लगा कि लड़कियों को पब्लिक स्पेस मतलब बाहर नहीं जाना चाहिए। तो बेटा मैंने हमेशा कहा है कि हम हिस्ट्री से या ऐसे से सीखना क्या है? हमें अपनी सराउंडिंग, अपनी सोशल लाइफ के बारे में सीखना है। तो उस टाइम पर आप देख लो
उस टाइम पर आप देख लो कि लड़कियों को कितनी राइट्स थी और आज आपको कितनी सारी राइट्स है, उस टाइम कुछ भी नहीं था. सो यू शुड बी थैंकफुल फॉर ऑल द रिफॉर्म्स दैट दीज लीडर्स हैव डन फॉर अस. ओके, कि मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ एंड आप लोग भी स्कूल जा पा रहे हो. तो अब थ्रू आउट द 19th सेंचुरी ज़्यादातर जो एजुकेटेड वुमेन थी उनके जो फादर्स थे लिबरल, जिनका माइंडसेट अच्छा था, बहुत खुले विचार के थे, वो अपनी बच्चियों को घर पर ही पढ़ाते थे कि पढ़ा तो देंगे लेकिन घर पर ही पढ़ाएंगे. कई बार विमेन अपने आप को खुद भी पढ़ाती थी. इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमने किया था किसका, आपको याद है? रस सुंदरी देवी. क्लास 7 का तो कहाँ ही याद रहेगा, है ना. लेकिन रस सुंदरी देवी जिन्होंने खुद से ही थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना शुरू किया. उन्होंने वो याद है कि उन्होंने पेपर फाड़ लिया था अपने बच्चे की नोटबुक से और वहाँ से स्वर और व्यंजन उन्होंने अल्फाबेट सीखने शुरू किए. तो कई विमेन ऐसे भी थी जो थोड़ा तोड़ फोड़ के खुद ही पढ़ना उन्होंने शुरू किया. सो शी वॉज वन ऑफ द वुमेन हु सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट. लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी क्या कहेंगे हम, मतलब कि 1850s के बाद में कई स्कूल्स इस्टेब्लिश किए गए. आर्य समाज ने किया. आर्य समाज को किसने इस्टेब्लिश किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने. स्वामी दयानंद सरस्वती कौन है? जिनके नाम से ये डीएवी स्कूल, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल इंस्टीट्यूशंस चलते हैं, उसके उन्होंने फाउंड किया था. तो आर्य समाज ने गर्ल्स स्कूल खोले पंजाब में. फिर ज्योतिराव फुले ने किया महाराष्ट्र में. ज्योतिराव फुले एन अमेजिंग पर्सनालिटी एजुकेशन में और कास्ट के खिलाफ इन्होंने बहुत काम किया. ठीक है, ये ज्योतिराव फुले एक आदमी है, कहीं आप सोचो कि औरत है. ठीक है, तो एजुकेशन के लिए सोशल एक्टिविस्ट थे, कास्ट के खिलाफ काफी उन्होंने काम किया. अब क्या होता है कि जो मुस्लिम हाउस होल्ड थे, अब विमेन की कंडीशन दोनों में ही बराबर थी, कोई कम नहीं था. हिंदूज में भी ऐसे ही, मुस्लिम्स में भी ऐसे. ठीक है, तो एरिस्टोक्रेट जो बहुत अमीर फैमिलीज थी नॉर्थ इंडिया में, हमारे वाले इस इलाके में, तो यहाँ पर वुमेन लर्न टू रीड द कुरान इन अरेबिक में उन्होंने पढ़ना शुरू किया. याद रखना, जड़ पता है क्या थी प्रॉब्लम की? सीधी सी बात है, गलत नॉलेज. आज भी यही चल रहा है. हमारे ही धर्म के बारे में हमें मोस्ट ऑफ द नॉलेज जिसको हम अंधविश्वास समझते हैं वो क्या है? गलत नॉलेज है. कुछ और था और फिर कुछ और हो गया. ठीक है, और उनको बदल के अपने हिसाब से मोल्ड कर करके आज जो भी कई चीजें हैं कि हम उसको अंधविश्वास मानते हैं, बट देयर आर रीजंस बिहाइंड दैट, देयर आर साइंटिफिक रीजंस ऑल्सो. अब हमें नहीं पता है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो गलत ही है. तो इसलिए अपने कल्चर से आपको जुड़े रहना है. यहां से एक दूसरी सीख ये मिलती है. ओके, हाँ, मैं अब वो तो आपको बताना ही भूल गई. मेन प्रॉब्लम क्या थी, चाहे इस्लाम हो चाहे हिंदुइज्म हो, कोई भी हो, सब कहते थे कि हमारे ग्रंथों में ये लिखा है, हमारे ग्रंथों में ये लिखा है. वुमेन ने क्या किया, रिफॉर्मर्स ने क्या किया? कुरान हो, बाइबल हो, जो भी है सब उन्होंने पढ़ा. क्योंकि रिफॉर्म का सबसे बेस्ट तरीका यही था कि तुम्हारे ही धार्मिक ग्रंथ जिसको तुम बहुत ज्यादा मानते हो उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो तुम अपनी मानसिकता बदलो. तो विमेन ने भी यही किया कि कुरान को पढ़ना शुरू किया. दे वर टॉट बाय विमेन हु केम होम टू टीच. अब बाहर तो जा नहीं सकते थे, ऊपर से इस्लाम रह गया. ठीक है, इस्लाम में वैसे ही कंजर्वेटिव्स ज्यादा थे, तो उनको पढ़ाने वाले घर पर आते थे. एंड कुछ रिफॉर्मर्स, फॉर एग्जाम्पल मुमताज अली, ही वॉज ऑल्सो अ मैन, री इंटरप्रेटेड वर्सेस. ये हमने पहले ही किया है कि हिस्ट्री में छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा बन जाता है. ठीक है, 6 को 9 पढ़ा तो वो 9 से पूरा हिस्ट्री बदल जाएगी. ठीक है, तो मुमताज अली ने क्या किया कि सारे जो भी वर्सेस थे कुरान में जो भी लिखा था उन सब का फिर से मतलब निकाला कि देखो ये सही मतलब है और इसमें कहीं नहीं लिखा है कि विमेन पढ़
नहीं सकती। तो द फर्स्ट उर्दू नॉवल बिगेन टू बी रिटन इन द लेट 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी क्या होगा, -1 कर दो, 1800s वाली सेंचुरी के लास्ट में जाते जाते, मतलब कि ये लगा लो 1880s के आसपास, समथिंग लाइक दैट। तो उस टाइम उर्दू नॉवेल्स लिखी गई, ठीक है, लिखना लोगों ने शुरू किया। अमंगस्ट अदर थिंग्स दीज वर मेंट टू एनकरेज वुमेन टू रीड। मेन फोकस क्या था, विमेन तुम पढ़ो, यही रिफॉर्म का सबसे बेस्ट तरीका। ओके, अब जैसे मेरी आदत है कि आपको एक्स्ट्रा ज्ञान देने की, तो इसमें भी मैं आपसे बीइंग एसएस के पार्ट से, सोशल साइंस के पार्ट से, बेटा ये जो रिफॉर्मर्स है ना, इनके नाम आपको हमेशा याद रखने, इनके बारे में और ज़्यादा पढ़ो, ठीक है। ये डलहौजी, कॉर्नवालिस, इनके बारे में आपको पढ़ना हो पढ़ो, नहीं पढ़ना हो नहीं पढ़ो, उनके बारे में छोड़ो, मुगल वुगल छोड़ो, लेकिन जो हमारे रिफॉर्मर्स हैं उनका नाम याद रखना। ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है women write about women। वो कहते हैं, आपने देखा होगा, आप सब भी मानते हो, ऑल द बॉयज, आप लोग भी मानते होंगे कि लड़कियां लड़कियों की तारीफ तो सहन कर ही नहीं सकते हैं, दे कैन नॉट बेयर दिस, ठीक है। एक लड़की दूसरी को खींचेगी और लड़के जो हैं वो एक दूसरे के साथ सपोर्टिव होते हैं। सो पहली बात यह है कि आपको यहाँ से, इस टॉपिक से क्या सीखना है कि women write about women. A woman is best base, best foundation, best support for another woman. So all the girls, एंड ये वैसे तो मिसकंसेप्शन है, बहुत सारी ऐसी विमेन और लड़कियां भी हैं जो दूसरी विमेन को बहुत सपोर्ट करती है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा सीखने को मिलती है कि विमेन को दूसरी विमेन का स्ट्रेंथ होना चाहिए। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। अर्ली 20th सेंचुरी, वो मैंने आपको बताया है कि अब 20th में -1 कर दो तो साल कौन सा हो जाएगा, 1900s वाली जो 100 साल है, ठीक है। तो अब क्या है कि मुस्लिम विमेन जो भोपाल में जो बेगम थी, जो मुस्लिम विमेन थी, उन्होंने काफ़ी बड़ा रोल एजुकेशन में, अब इसमें हम पढ़ेंगे कौन सी विमेन ने एजुकेशन में क्या क्या किया। ओके, तो ये जो भोपाल की विमेन थी, बेगम्स थी, इन्होंने एजुकेशन को बढ़ाने के लिए काफ़ी रोल प्ले किया। दे फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स। अलीगढ़ में छोटी छोटी बच्चियों के लिए स्कूल खोला, क्योंकि उनको पता था कि छोटी बच्चियों को अगर एजुकेशन दे दी गई तो रिफॉर्म अपने आप आ जाएगा। इसके अलावा एक और जाना पहचाना नाम आपके पिछले साल से, जो कि आप भूल चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार याद कर लेते हैं, बेगम रुकैया शेखावत हुसैन। ये एक अनदर वुमेन थी जिन्होंने ये वही है जिन्होंने सुल्तानाज ड्रीम लिखा था। कुछ याद है? चलो याद नहीं है तो आप ये देख लो कि इन्होंने सुल्तानाज ड्रीम एक फिक्शनल नॉवेल थी, उसमें एक जगह थी लेडी लैंड, कि जहाँ पर सब विमेन का राज है, एकदम हर जगह विमेन ही विमेन, मस्त मस्त, ठीक है। तो ऐसा एक ड्रीम वाली जगह थी, ठीक है, सपने में एक ऐसी जगह थी। तो उन्होंने भी स्कूल भी खोले मुस्लिम गर्ल्स के लिए, कहाँ पर, पटना और कैलकाटा में। नाउ शी वॉज लाइक डरती नहीं थी वो, एंड शी वॉज अ फियरलेस क्रिटिक ऑफ द कंजर्वेटिव आइडियाज। और कोई भी रिलीजन हो, उसका मानना था कि जो कुरीतियां हैं ना, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, वो हर धर्म में, ऐसा नहीं है कि इस्लाम में है, कंजर्वेटिव इस्लाम ही है, बल्कि हिंदुइज्म में और सब में, ठीक है, हर एक फेथ में विमेन को नीचा दर्जा दिया गया है। अब 1880s की बात है, ठीक है। इंडियन विमेन दे स्टार्टेड एंटरिंग टू द यूनिवर्सिटीज। कमाल की बात है कि अब यूनिवर्सिटीज में उन्होंने जाना शुरू कर दिया है, एंड कुछ तो डॉक्टर्स भी बनी और कुछ टीचर्स भी। जो विमेन थी अब वो इतनी ज़्यादा, मतलब कि इतना आगे आने लगी, एक दूसरे को देखकर भी वो सीखने लगी, दैट दे स्टार्टेड प्रेजेंटिंग देयर व्यूज इन द सोसाइटी
और ऐसी ही एक विमेन थी, उनका नाम था ताराबाई शिंदे। ये एक गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, इतना इतना इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। ठीक है, अ वुमेन एजुकेटेड एट होम एट पूना, खुद से ही पढ़ी हैं, अपने घर पर ही पढ़ी हैं, और इन्होंने एक बुक लिखी, स्त्री पुरुष तुलना, विमेन और मेन के बीच में कंपैरिजन। उसमें उन्होंने क्या किया, सोशल डिफरेंस, जो मेन और विमेन में सोशल डिफरेंस होते हैं उनको कंपेयर किया कि मेन को इतना प्रिविलेज मिला है और विमेन को नहीं मिला है, मेन की राइट्स इतनी है और विमेन की राइट्स इतनी कम है, ऐसा क्यों। जब विमेन रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो विमेन ने विमेन को सपोर्ट किया, उसमें से एक ये वाला नाम आपको पक्का याद होगा, एंड कहाँ गया, एंड शी इज पंडिता रमाबाई। जैसे आपने संस्कृत में पढ़ा था, आपको अच्छे से याद होगा, पंडिता रमाबाई, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, संस्कृत में बहुत महारत हासिल थी उनको, एंड फेल्ट दैट हिंदुइज्म वाज ऑप्रेसिव टुवर्ड्स वुमेन, कि हिंदुइज्म जो है वो विमेन को मतलब कि उसके खिलाफ है, उनकी राइट्स के खिलाफ है। मैं एग्री करूंगी, लेकिन बेटा आई वुड टेल यू कि जो सनातन है उसमें विमेन वर गिवन द इक्वल राइट्स। तो ये सब कैसे बदलता गया, देखो शुरू में था वर्ण था, आपको मेन ये बात समझना भी जरूरी है हमारे कल्चर के लिए। शुरू में था वर्ण, उसके बाद में बटी जातियां, फिर जातियां और ज्यादा छोटी छोटी अलग अलग जातियों में बढ़ती गई। तो इससे क्या होता है, जो मेन नॉलेज होता है ना, वो जब आगे जाता है ना तो वो टूट टूट के जाता है, तो वो जो नॉलेज है वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन बनकर आगे पहुंचता है। तो ये जो विमेन को पर्दे में रखना है, विमेन को राइट्स नहीं देना है, ये शुरुआत से नहीं था, ये बाद में लोगों ने किया था। ओके, तो सनातन के हिसाब से विमेन आर गिवन इक्वल राइट्स, बस हमें नहीं पता। ओके, let's move forward, and she wrote a book about the miserable life of the upper caste Hindu women। ये देखो, ये भी खास बात है कि जो बुरी कंडीशन थी वो सिर्फ गरीब विमेन की नहीं थी, अपर कास्ट की भी थी। वो केवल लोअर, जिसको लोअर कास्ट कैटेगराइज करते हैं, सिर्फ उसकी नहीं थी, अपर कास्ट वाली भी इतनी दुखी थी कि घर से बाहर नहीं निकला तो तुम्हें जो पैसा चाहिए, तुम्हें जो श्रृंगार करना है, जो तुम्हें फैसिलिटी चाहिए मिलेगी, बट यू डोंट हैव टू गो आउट। सो अब इन्होंने क्या किया, पंडिता रमाबाई ने, इन्होंने पूना में एक विडोज होम, मतलब कि विधवा महिलाएं हैं उनके लिए एक शेल्टर होम, एक जगह खोली, जिनको मतलब समाज में बहुत बुरा ट्रीट किया जाता है। अभी मैं आपको ये साइड में है ना एक क्या कहते हैं, एक्सर्प्ट है, एक्सट्रैक्ट है ये, इससे आपको पता चलेगा विमेन के साथ क्या क्या होता था। यहाँ पर उन्होंने विमेन को ट्रेन करना शुरू किया, मतलब कि इंडिपेंडेंट बनाना शुरू किया, उनको स्किल सिखाना शुरू किया, क्योंकि उनका मानना यह था कि अगर विमेन इंडिपेंडेंट हो जाती है, वो अपने पाँव पर खड़ी हो जाती हैं, तो वो सोसाइटी के काफी बुरे बुरे मतलब कि कस्टम से बच पाएंगी। ओके, अब यहाँ पर ताराबाई शिंदे वंस अ विमेन्स हस्बैंड हैज डाइड, यहाँ पर आपको मैं ये दे रखा आपको समझाने के लिए कि विमेन की कंडीशन कितनी बुरी थी। जिस विमेन का अगर पति मर जाता था, पहले तो थी सती, अब सती प्रथा के बाद में भी बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था। वो कहती हैं स्त्री पुरुष तुलना में कि इजंट अ वुमेन्स लाइफ एज डियर टू हर एज योर्स इज टू यू। अब किसी विमेन की लाइफ उसके लिए जरूरी नहीं है क्या, उसको अपनी जान प्यारी नहीं है, उसको अपनी राइट्स, उसको अपनी खुशी प्यारी नहीं है जैसे तुम्हारी है। तुम तो बने हो पूरा, तुम्हारे तो दिल जो है वो सोने का है, तो विमेन क्या पत्थर से बनी है, उनको कुछ दर्द वर्द नहीं होता है क्या। सो दिस वॉज हर क्वेश्चन। देन यू आस्किंग मी व्हाट आई मीन, तो अब इससे मेरा क्या मतलब है, आगे वो बताती हैं कि विमेन की क्या कंडीशन है, कि बार बार आता है, सारे उसके बाल काट देता है, मूंड देता है। ठीक है, विमेन वर द विडोज
हैड टू रिमेन क्लीन शेव्ड, बाल नहीं होने चाहिए, ठीक है। और एंड हेयर ऑफ हर हेड जस्ट टू कूल योर आइज, तुम्हारी थोड़ी सी आंखों की शांति के लिए, कि हाँ विधवा को तो ऐसे ही रहना है और उसको अपना इतना सारा त्याग करना पड़ता है, किसी फंक्शन में नहीं जा सकते, ठीक है, आप अपवित्र अशुभ माने जाते हो, एंड फिर से शादी तो आपको करनी ही नहीं है। एंड वाई ऑल दीज रेस्ट्रिक्शंस, बिकॉज हर हस्बैंड इज डाइड, सिर्फ इस वजह से कि उसका हस्बैंड मर गया। सो उसका ऐसा भी माना जाता था कि अगर उसकी किसी ने शक्ल भी देख ली ना तो भी वो बैड ओमेन है, मतलब कि बुरा संकेत है, कुछ बुरा हो जाएगा ओमेन। सो दिस वाज द सिचुएशन। एंड आज देखो बेटा, आज दया है भगवान की, दैट यू आर बोर्न नाउ, दैट यू हैव गॉट सो मेनी राइट्स। तो चलो अब इस पर आते हैं हम। नीडलेस टू से ऑल दिस मोर देन अलार्म द ऑर्थोडॉक्स। ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, रुकैया, ये मेनी वुमेन वर कमिंग। अब जो ऑर्थोडॉक्स पुरानी सोच वाले थे ना, अब उनके ये हो गया कि भाई अब तो दिक्कत हो गई, ये तो हमारा ये तो बहुत उभर कर आ रही हैं, ये तो बहुत झांसी की रानी बन रही हैं, अब क्या किया जाए। फॉर इंस्टेंस मेनी हिंदू नेशनलिस्ट फेल्ट दैट हिंदू वुमेन वर अडॉप्टिंग वेस्टर्न वेज। अब उनको लगा कि जो हिंदू वुमेन थी वो वेस्टर्नाइजेशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही हैं और जो हमारी कल्चरल वैल्यू है, हमारी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, उनको खराब कर रही है। बेसिकली जो हमारा कल्चर है उसको खराब कर रही है। अब इसमें रिगार्डिंग दिस विमेन्स राइट, वेस्टर्न एजुकेशन मान लो या फिर पुरानी जो हमारी परंपराएं हैं फिर से लेकर आना, ओके, तो उसमें विमेन ने बिल्कुल सही किया। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, अब एंड ऑफ 19th सेंचुरी कौन सा होगा? 19th सेंचुरी मैंने बताया 1800s और उसके आखिर तक, ठीक है। सो वुमेन देमसेल्फ वर एक्टिवली वर्किंग। अब विमेन जो है और ज़्यादा काम कर रही थी, एंड ये जो उनकी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स है ये हमारी फ्रीडम मूवमेंट में भी बहुत काम आई थी। विमेन ने इक्वली पार्टिसिपेट किया, लिखे, जर्नल्स लिखे, न्यूज़पेपर्स लिखे और प्रिंटिंग में भी काफ़ी उन्होंने रोल प्ले किया, बुक्स लिखी, मैगजीन्स लिखी। सो विमेन हैव स्टार्टेड राइटिंग बुक्स एंड उन्होंने स्कूल इस्टेब्लिश करना शुरू किया, एंड विमेन ने खुद की ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस भी बनाई विमेन को सपोर्ट करने के लिए, रिफॉर्म लाने के लिए समाज में। फ्रॉम अर्ली 20th सेंचुरी दे फॉर्म पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स ऑल्सो। ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, नहीं, हम पॉलिटिक्स में भी जाएंगे, ठीक है। आज भी आप नोट करोगे कि कई जो मूवमेंट होती है उनमें विमेन इक्वली पार्टिसिपेट करती, ओके। सो सेम वे उस टाइम भी विमेन ने इक्वली पार्टिसिपेट। सो नाउ द विमेन स्टार्टेड फॉर्मिंग पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स थ्रू लॉज। अब विमेन को ये हो गया कि हमें सिर्फ ये एजुकेशन से या फिर धरने पर बैठ गए, प्रोटेस्ट कर दिया, उससे नहीं, हमें लॉ भी चेंज करवाने हैं। जब तक हमें लॉ नहीं मिलेंगे, हमें लीगल राइट्स नहीं मिलेंगी, तब तक सब कच्ची राइट्स हैं, ठीक है। जब तक ठप्पा नहीं लग जाता सरकार का तब तक सब कुछ कच्चा है। तो इसलिए उन्होंने लॉ को भी अपनाया, लॉज भी फ्रेम करवाए। उन्होंने कहा हमें प्रॉपर लॉज चाहिए, हमें प्रॉपर अपने राइट्स के लॉज चाहिए, लिखित में चाहिए। And they demanded for better health care also and education also, and women they started, उनको अब ये था कि पॉलिटिकल तरीके से भी उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। एंड विमेन मतलब बिल्कुल तलवार से लेकर, डंडे से लेकर कलम तक, हर तरीके से विमेन ने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। आज भी आप नोट करेंगे विमेन दे पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग। एंड इन 20th सेंचुरी लीडर्स सच एज जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने विमेन को ये प्रॉमिस किया कि एक बार हमें आज़ादी मिलने दो और हम आपके लिए पूरी ग्रेटर इक्वालिटी लेकर आएंगे और आपकी सारी जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, आपकी जो भी अधिकार रहेंगे सब आपको मिलेंगे। लेकिन प्लीज तब तक आप किस पर ध्यान दो,
आप ब्रिटिश को यहाँ से भगाने पर ध्यान दो। ओके, अब ये वाला पार्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। With the growth of women's organization and writing on these issues, the momentum for reform gained strength. People challenged another established custom. एक और कुरीति थी, ठीक है। एंड जैसे मैंने आपका हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, आज भी हमें कितने साल हो गए हैं आज़ादी के, और या फिर इस टाइम से लेकर अब तक कितने साल हो गए हैं, लेकिन आज भी ये चीज़ें प्रेवलेंट है समाज में, हालांकि थोड़ी है लेकिन प्रेवलेंट है। इसके बाद में आज का पार्ट खत्म हो जाएगा, और एल्स इट विल बी टू मच लॉन्ग वीडियो। So, there were a number of Indian legislators in the Central Legislative Assembly who fought to make a law preventing child marriage. Child marriage, आज भी कई नाटक भी आते हैं चाइल्ड मैरिज पर, सीरियल्स। तो चाइल्ड मैरिज को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। चाइल्ड मैरिज वॉज, अब ये सब इंटर रिलेटेड है, ठीक है, एजुकेशन पर भी इम्पैक्ट करेगी। तो क्या किया कि लोगों ने डिमांड किया कि चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट किया जाए। जैसे मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में भी कि आपके दादा या तो पापा या समथिंग, वो वाली जनरेशन कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बच्चियों की भी शादी कर देते थे। ओके, सो इन 1929 द चाइल्ड मैरिज Restraint Act was passed without the kind of bitter debate. According to the act, no man below the age of 18, उस टाइम शादी की जो उम्र थी लड़कों की थी 18, अब क्या है 21 से नीचे शादी नहीं कर सकते हैं, उस टाइम 18 थी। एंड गर्ल्स को कितनी दी गई 16, और फिर धीरे धीरे आज के प्रेजेंट उसके बाद में और आज तक क्या चल रही है 21 फॉर मेन एंड 18 फॉर women. Okay, so I'll see you in the next video, caste and social reform. I hope आपको समझ आ गया होगा. If any question, later I'll discuss the NCERT questions also in brief. देखो क्या है कि जब तक आप पूरा वो रटते रहोगे, रटने से काम नहीं चलेगा। ये पैराग्राफ्स को देसी सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लो और आंसर बना दो, ठीक है। आपके आंसर बनाने का तरीका सही होना चाहिए, उसमें पॉइंट्स आप ये सब डाल सकते हो। ओके, सो आई विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस आल्सो। इफ एनी अदर दैट अ क्वेश्चन, so you can comment or message me also. Bye.